देखो आज जो हम लोग ले रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये क्या होता है? देखो, ड्रिफ्ट नदी में भी कोई तैरता था तो धारा उसको बहा ले जाती थी अपने डायरेक्शन में, तो उसको वहां भी ड्रिफ्ट बोलते थे। यहां पे क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है यहां पे कि जैसे मान लो ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, एक कंडक्टर है ये, और ये हमने सेल को जोड़ दिया इस तरह से। तो जैसा कि तुमको बताए थे कि सेल का काम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कर देना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा फील्ड के उल्टा, और मूव करने के दरमियान बताया गया था कि मेटल के अंदर जो कैटायंस होते हैं, उनके जो एटम्स होते हैं, इन एटम से क्या करता फिरता है? वो टकराता चलता है। यहां से इलेक्ट्रॉन चला, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो भरे पड़े हैं इसके अंदर इस तरह से, ये फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में चलता है और कैटायन से टकरा जाता है, अपनी वेलोसिटी होता है, फिर चलता है, फिर इस तरह से। तो जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है फील्ड के अपोजिट, उसी वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब क्या है कि वो वेलोसिटी एक समान नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। कारण ये है कि यदि हम ये मान लें कि E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द वायर के अंदर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मान लिया कि E है, स्मॉल m मान लिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस E मान लिया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो वैसे सूरत में जो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन होगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, ये बतलाया था हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज पर कितना फोर्स लगाता है। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन जो होगा QE होता है, तो QE करेंगे तो EE हो जाएगा। Q चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन पे इतना, और फील्ड ये है तो इतना फोर्स हो गया। फोर्स में तो माइनस लेते नहीं है, मॉड लेते हैं ना QE, और डायरेक्शन किधर होगा? तो कल ही बताए थे कि फील्ड के अपोजिट होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ऐसे, इस तरह से, और जिधर फोर्स होता है उधर ही एक्सेलरेशन भी होता है। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा दिस इज फोर्स बाय मास, होगा ना। तो फोर्स है हमारा EE और इलेक्ट्रॉन का मास m माने हैं, तो बाई m हो जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का काम क्या है? वेलोसिटी को बदलते रहना। तो कभी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो इलेक्ट्रॉन चलेगा ही नहीं, कभी उसकी वेलोसिटी एक समान नहीं होगी। वो होता क्या है कि जैसे यहां पे कैटायन है और यहां पे इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन की 0 हो जाती है, क्योंकि कैटायन पत्थर है, बताए थे कि पत्थर जैसा चीज समझो नदी में। ये वायर जो है नदी है, कैटायन पत्थर है और इलेक्ट्रॉन पानी है, तो चलता है, टकराता है, रुक गया। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है उसको क्या करता है? एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी देना। जैसे इसको हम पेन को छोड़ दिए, एक्सेलरेशन इसमें G है, तो उस G की वजह से क्या होता है?
वेलोसिटी मिल जाती है। तो जैसे ही तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यहां रुक जाएगा, लेकिन उसके बाद भी उसको वेलोसिटी मिल जाएगा ऐसे, और फिर मोशन में आ जाएगा, और फिर ये आकर के आगे किसी कटायन से टकराएगा, फिर यहां वेलोसिटी खोएगा, और इस बीच में इसका वेलोसिटी बदलते रहेगा एक्सेलरेशन के चलते। ठीक है। तो ये जो दो कोलिजन के बीच का टाइम था, उस टाइम को क्या समझाए थे? उस टाइम को क्या बताए थे कि टाउ इसका रिलैक्सेशन टाइम है। टाउ क्या है? तो तुमको इजी करने के लिए हम ये बता दे रहे हैं कि एक कोलिजन जब हो गया, तो उसके बाद दूसरा कोलिजन करने के पहले इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से टकराने जा रहा है इस कटायन से, उसी स्पीड को हम लोग क्या मानते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड मानते हैं, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, डायरेक्शन भी बोलना पड़ेगा, डायरेक्शन नहीं बोलेंगे तो वैल्यू बोलना पड़ेगा। तो डायरेक्शन तो देख ही रहे हैं कि इस तरफ है, पीछे की तरफ है। तो एक कोलिजन जब हो गया, सेकंड कोलिजन के पहले जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड है उसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड है। तो यहां पर यदि हम स्पीड निकालें कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर टाइम टाउ, तो v बराबर क्या होता है? u प्लस at। तो ये हो जाएगा u कितना है यहां पे? 0, टकरा के तो वेलोसिटी खो ही दिया था। a कितना है? e बाई m, और टाइम कितना है? टाउ। तो इसी वेलोसिटी को कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी स्पीड से आके यहां टकराएगा और फिर इस स्पीड को खो देगा वो, फिर 0 से चलेगा, फिर टाउ टाइम में इतना स्पीड गेन करेगा, तो ऐसे करके मोशन होता रहेगा। हालांकि ध्यान रखने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन का ये जो स्पीड है यहां पे आके होगा ना टी टाइम के बाद, इस बीच में तो बढ़ता रहेगा एक्सेशन की वजह से, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि थ्रू आउट इलेक्ट्रॉन इसी स्पीड से चलता है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि वो तो रुकता है फिर फास्ट होता है तब इतना स्पीड आता है, फिर रुकता है फिर फास्ट होता है तब इतना स्पीड आता है। बट मानते हैं कि होल वायर में इसी स्पीड से चल रहा है इलेक्ट्रॉन, आज के बाद यही मानेंगे, पर रियलिटी ये नहीं है। और दूसरी बात कि जिस तरह से हमने स्पीड तुमको निकाल के बताया ड्रिफ्ट स्पीड, तो आंसर तो ही सही है, लेकिन कैलकुलेशन का ये तरीका सही नहीं है। इसका कैलकुलेशन बहुत वेग तरीके से होता है जो कि तुमको नहीं पढ़ना है, इसलिए हम इसको बहुत इजी करके बता दिए हैं। ठीक है। एक बुक है, उनकी बुक में वो गलत निकाला हुआ है, अपने बिहार के ही हैं। उनका कहना है कि जो ड्रिफ्ट स्पीड होते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड जो होते हैं वो एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच का एवरेज वेलोसिटी होता है वो। मतलब एक कोलिजन यहां हुआ और एक कोलिजन यहां होने जा रहा है, तो उसके बीच का एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम तो टाउ हो जाएगा दो कोलिजन के बीच में, और डिस्प्लेसमेंट होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यदि इसको हम ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखेंगे और टाइम से डिवाइड करेंगे, u तो यहां पे 0 है, तो ये तो 0 हो गया, t कट गया, तो आ जाएगा at/2, और a तो इलेक्ट्रॉन का निकला हुआ था e बाई m, तो ट्वाइस m टाउ। वो श्रीमान इतना लिखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहां 2 ले आते हैं जो कि रॉन्ग है। एक कैलकुलेशन रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता है। कैलकुलेशन ये भी रॉन्ग है, निकालने का तरीका ये भी रॉन्ग है, लेकिन आंसर जो है ये सही है। दोनों में से कोई भी मेथड ड्रिफ्ट स्पीड निकालने का सही तरीका नहीं है। ठीक है। बट तुम दिमाग में यही रखोगे कि एक कोलिजन करने के बाद दूसरा कोलिजन होने में के पहले जो स्पीड होता है उसी को हम ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। यानी कि स्पीड एक्वायर, इसको क्या बोलेंगे? ये होता है स्पीड एक्वायर्ड, एक्वायर्ड इन टाइम कितना? टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम में जितना स्पीड पा जाए
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। समझ में आई बात? तो यही है, ये रॉन्ग है, ये नहीं लिखना है, ये गलत है। तो उस बुक में जब भी बनाओगे तो तुम्हारा आंसर जो आएगा, क्योंकि उसका आंसर इस पे लिखा हुआ है, जो कि इसका क्या है, हाफ है, तो तुम्हारा आंसर जो आएगा वो आंसर का डबल रहेगा। तो समझना कि सही है तुम्हारा। ठीक है। तो इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। अब यहां पे हम लोग ये मान लेंगे नोट में, नाउ वी विल consider that electron moves through the whole wire with drift speed. ड्रिफ्ट स्पीड है ना? However, this is not the situation. This is not the situation. ऐसा होता तो नहीं है. This is not the situation. एक्चुअल स्पीड तो बदलते रहता है. ड्रिफ्ट स्पीड का जो वैल्यू आता है लगभग, वैसे तो क्वेश्चन आएगा तो निकाल ही लेंगे, मोटे तौर पे ये बहुत कम होता है, इस ऑर्डर में होता है 10⁻⁻14 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में। अब बच्चा को लगता है कि मान लीजिए कि ये हमारे पास वायर है ऐसे, और जब इसको हम सेल जोड़ेंगे और इसके अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब फील्ड इनको ढकेलेगा पीछे की तरफ, इस तरफ जब इनका मोशन होगा, ऐसे, तो इस स्पीड से चलेगा। ये तो बहुत कम स्पीड है। तो 2 मीटर लंबा यदि वायर रहे तो यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां आने में टाइम जो लगेगा, डिस्टेंस मान लो वायर का लेंथ एल है बाय स्पीड, ये ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हो? 10⁻14 सेकंड का तो समझ रहे हो, घंटों घंटों लग जाएंगे। तब तो ये बात हुई कि बैटरी जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां पहुंचेगा तो ऐसा लगता है कि यहां पे तो चार्ज का फ्लो पहले हो गया और यहां पे चार्ज का फ्लो, इलेक्ट्रॉन आएगा तब ना होगा, बाद में हो गया। तब तो यहां करंट पहले हो जाएगा और यहां करंट। ऐसा होता है क्या कि इसमें हम बल्ब जोड़ के रखें इस वायर में, तो ये बल्ब पहले जलता है और ये बाद में। 2 बल्ब अगर यहां जोड़ दें तो ये पहले जलेगा कि ये पहले के साथ साथ जलेगा? क्यों? अभी तो देखने से लग रहा है कि यहां से यहां इलेक्ट्रॉन को आने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इस ऑर्डर का स्पीड होता है कैलकुलेशन आने पे। तो क्या हो जाता है? एक्चुअली होता यह है कि जैसे ही सेल कनेक्ट करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, पहले तो यही सेटअप होता है और ये लाइट के स्पीड से सेटअप होता है। किस स्पीड से? तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्विकली सेटअप हो जाता है पूरे वायर में, क्योंकि लाइट के स्पीड से चलेगा तो समय कहां लगेगा। और जैसे ही क्विकली सेटअप हो गया तो इलेक्ट्रॉन खाली यहीं थोड़े है, वो तो पूरे वायर में हर जगह है। तो जो इलेक्ट्रॉन जहां पर है वो वहीं पर तुरंत मोशन में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि ये चल के यहां आएगा तब ये यहां पे करंट होगा। करंट के लिए चार्ज का फ्लो होना चाहिए,
तो जैसे ही फील्ड सेटअप हुआ तो यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस एरिया को पार करेगा, यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस एरिया को पार करेगा, इस तरह से, और साइमल्टेनियसली एक साथ सब जगह करंट एस्टैब्लिश हो जाता है। ऐसा नहीं कि यहां पहले करंट होगा यहां बाद में, ऐसा नहीं चलता है। और उसका रीजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइट के स्पीड से मूव करना। बात समझ रहे हो? तो ये प्रोसेस होता है। खैर अभी जो पढ़ाना चाह रहे थे, एक रिलेशन देना चाहते थे कि करंट में और ड्रिफ्ट स्पीड में क्या रिलेशन है, ड्रिफ्ट स्पीड के साथ करंट का क्या संबंध है। तो क्या लिखेंगे? रिलेशन पढ़ना चाहते हैं, रिलेशन बिटवीन किसके बीच का? करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कह सकते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अरे वेलोसिटी बोलेंगे तो डायरेक्शन भी बोलना पड़ेगा, स्पीड बोलेंगे तो केवल वैल्यू बोलना पड़ेगा, और क्या। ठीक है, चलो सपोज करो कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर है ये हमारे पास एक, इस तरह से ये एक कंडक्टर है और इसमें हम एक वायर कनेक्ट करेंगे। अभी ये सेल कनेक्ट करेंगे, इस तरह से है, किसी वोल्टेज का सेल ले लिया, देखो अब क्या होता है कि मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ एस्टैब्लिश हो गया है, इधर में इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गया, और इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स मोशन करना शुरू कर दिए। अब कैटायंस को अब नहीं दिखा रहे हैं तो समझा ही दिए हैं। किस स्पीड से मूव करेगा? वीडी से, ड्रिफ्ट स्पीड से इधर भागेगा ना। हम यहां पे एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इमेजिन कर रहे हैं। एक यहां पे क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इमेजिन किया ऐसे, क्योंकि करंट के लिए क्या होना चाहिए? किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से चार्ज का फ्लो होना चाहिए। तो हम ये मान ले रहे हैं कि लेट Vd इज इक्वल टू ड्रिफ्ट स्पीड, n इज इक्वल टू, जो कल पढ़ाए थे क्या होता था ये? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। का मतलब क्या समझाए थे? फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ए मान लिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। अब देखो, यदि हम बात करें तो टी टाइम में एक इलेक्ट्रॉन कितना दूरी चल सकता है? कोई एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन मेरा ये है, ये कितना दूरी चल सकता है टी टाइम में? मोशन करना है ना इसको फील्ड के अपोजिट जी, इधर सभी को। तो टी टाइम में कितना दूरी तय करेगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन टाइम टी। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। और किस स्पीड से चलेगा? ड्रिफ्ट स्पीड से। और कितना समय में मान रहे हैं? टी टाइम। तो इतना दूरी, हर इलेक्ट्रॉन में इतना दूरी चलने की क्षमता है। तो एक बात बताओ कि जैसे अभी इस एरिया को हम बंद किए हुए हैं, समझो थोड़ी देर के लिए, सोचो कि बंद है, इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहे हैं। अब हम अपना हाथ हटा लिए और घड़ी को ऑन कर दिए, और घड़ी को टी समय तक ऑन रखे,
तो उस t समय में कितना दूर तक का इलेक्ट्रॉन पार कर जाएगा इस एरिया को। जैसे इलेक्ट्रॉन को इधर चलना है ना, तो यहां हाथ से रोके हुए हैं। सोचो ना ये गेट है, अभी गेट बंद है, गेट खोल दिए और एक घड़ी ऑन कर दिया, तुम सबको बोले कि 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ के पार करो उसको, सभी बच्चे को, तो कितना दूर तक का बच्चा वहां पार कर जाएगा 2 सेकंड में। अरे हर बच्चा 2 से दौड़ रहा है तो 2 सेकंड में 4 मीटर चलेगा, उस गेट से पार करना है। तो जो 4 मीटर पर होगा वो यहां पहुंचेगा कि नहीं, बच जाएगा। और जो पहले है वो भी पहुंच जाएगा, लेकिन जो 4 मीटर से बाद है वो नहीं पहुंचेगा। 2 सेकंड समय दिए हैं तो 4 मीटर का ना बच्चा पहुंचेगा। तो यहां भी वही बात ना है कि टी टाइम में कितना दूरी चल रहा है, VDT। तो यदि टी समय तक इसको हम खुला रखें गेट को, तो कितना दूर का इलेक्ट्रॉन पार करेगा, इतना दूर का। जैसे तुमको समझाए कि तुम यही बच्चा सब हो, तुमको 2 से मान लो दौड़ना है, 2 सेकंड दौड़ना है, तो हर बच्चा में 4 मीटर दौड़ने की क्षमता है, तो 2 सेकंड मौका देंगे तो 4 मीटर तक का बच्चा यहां पहुंच जाएगा। उसके पहले जो है वो तो पार कर ही जाएगा, 4 तक ना पार करेगा, 5 वाला थोड़े पार कर जाएगा, पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, तो जितना दूरी दौड़ सकता है उतनी दूरी तक ना जाएगा। तो ये ना दूरी है यहाँ पे, यानी कि इस टाइम में इधर कुछ दूरी अगर समझने के लिए मान लें कि इतना दूरी मेरा कितना है, समझने के लिए मान लिया ये VDT है, तो यहां से लेके यहां तक के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब के सब इस एरिया को क्या करेंगे, पार कर जाएंगे। कितना टाइम में, टी टाइम में। टी टाइम में नहीं दूरी चल रहा है, जैसे वहां 2 सेकंड में समझा रहे हैं वही यहां टी है। बोलो ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कितना पार कर गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोन, जो बहा थ्रू द क्रॉस सेक्शन, through the cross section in time t is equal to कितना, इतना दूर तक का पार किया। और एरिया ए है तो वॉल्यूम कितना पार किया, कितना वॉल्यूम का इलेक्ट्रॉन पार हो गया, एरिया इंटू ए। तो ए VDT इतना वॉल्यूम का इलेक्ट्रॉन पार हुआ। एक वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है, n, एक वॉल्यूम में, तो इतना वॉल्यूम में इंटू n, तो इतना इलेक्ट्रॉन पार हो गया। चार्ज कितना पार किया, चार्ज फ्लोन इन टाइम t, फ्लोन इन टाइम t, बोलो जल्दी से, इतना इलेक्ट्रॉन पार किया। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज पढ़ाए थे अभी थोड़ा देर पहले, E माइनस E होता है। तो यहां तो वैल्यू लेते हैं, माइनस से डायरेक्शन देखते हैं कि माइनस इधर आ रहा है तो करंट उधर जाएगा। वैल्यू कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर E चार्ज है तो E, तो इतना चार्ज फ्लो किया कितना टाइम में, T टाइम में। अब बताओ करंट का डेफिनेशन क्या है कि यूनिट टाइम में कितना किया। तो T टाइम में इतना किया तो एक टाइम में कितना किया, डिवाइडेड बाय T कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा चार्ज AVD NET, इतना चार्ज पास किया बटा T, और T से T क्या हो गया, और इसी को क्या बोलेंगे, I ना। तो I बराबर क्या हो गया, AVD NE। अब एक बात बताओ कि यहां पे A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ई क्या है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 को ई बोलते हैं, चार्ज है इलेक्ट्रॉन का। अब VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यही तो हम लोग लिखे थे कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। तो आज के बाद याद रखोगे, I बराबर AVD NE। मॉडर्न फिजिक्स में इसका बहुत जरूरत पड़ता है हमको, इसी क्वेश्चन का। और VD निकालेंगे तब बोलो, VD क्या होगा, I बाई ANE। और देखो यहां करंट किधर है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो करंट ऐसे आ रहा है ना,
इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में करंट होता है, तो ऐसे करंट पास करके ऐसे आ रहा है, ऐसे करंट आ रहा है। अब ये बताओ, करंट एरिया के परपेंडिकुलर जा रहा है ना, तो करंट डेंसिटी क्या पढ़ाए थे कि अगर करंट एरिया के परपेंडिकुलर हो तो करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी कितना पढ़ाए थे? जे बराबर आई बाई ए नहीं पढ़ाए थे? तो ये आई बटा ए क्या है? जे। तो वीडी का एक फॉर्मूला और आ गया, जे बटा एन ई आ गया, चूंकि जे बराबर होता है आई बाई ए। तो ड्रिफ्ट स्पीड ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं, दोनों याद रखो। ये ड्रिफ्ट स्पीड हुआ करंट डेंसिटी के टर्म में, और एक ड्रिफ्ट स्पीड पढ़ाए थे टाउ के टर्म में, ई बाई एम टाउ। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में पढ़ाए थे, रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में पढ़ाए थे, अभी करंट डेंसिटी के टर्म में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये होते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। स्पीड भी हम लोग पढ़ लिए, करंट डेंसिटी से रिलेशन भी पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए। एक चीज और पढ़ो बच्चा लोग, दो चीज पढ़ो। एक होता है रेसिस्टेंस, क्या होता है? विरोध। तो विरोध कौन करता है? तो बताए ही थे कि जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो ये अपने कटायन से मेटल का जो एटम है उससे टकराते चलता है, तो विरोध हुआ ना, इसके रास्ते में रुकावट पैदा कर रहा है कि भाई तुम जा रहे हो, हम तुमको रोकेंगे। तो उसी को बोलते हैं रेसिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। और उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं कि भाई कितना विरोध हुआ, कितना प्रतिरोध हुआ, तो उसको कैसे मेजर करते हैं? ये देखो, मान लो कि ये हमारे पास V वोल्ट का सेल है। कितने वोल्ट का सेल है? V वोल्ट का सेल है, कुछ वोल्टेज होगा, समझाए थे वोल्टेज का मतलब। करंट कितना है? I है। तो I करंट देने के लिए V वोल्ट की जरूरत पड़ा, वायर में I करंट पास कराने के लिए V वोल्ट की आवश्यकता पड़ी। यूनिट करंट पास कराने के लिए, 1 एम्पियर करंट पास कराने के लिए कितने वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी? तो इसी को कहेंगे V बाई आई, और इसी रेशियो को बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस कुछ नहीं है, किसी भी वायर में 1 एम्पियर का करंट पास कराने के लिए जितना वोल्टेज की जरूरत पड़े वही उस वायर का क्या है? रेसिस्टेंस है, जो कि V बाई आई होता है, बराबर R लिखते हैं। समझ गए? बढ़ा दें आगे? पढ़ाए ना? देखो अब यहां से इजी हो गया, कॉम्प्लेक्स चीजें खत्म, यहां से अब करंट बहुत आसान, अब कुछ नहीं बचा है इसमें। क्या पढ़ना चाहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, ठीक है। देखो किस चीज से डिनोट करते हैं इसको? सिंबल देते हैं R। क्या देते हैं? R। इट इज डिफाइंड एज, कैसे? वोल्टेज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश, ए बच्चा सबको देखेंगे बाहर कर देंगे, एस्टैब्लिश यूनिट करंट, यूनिट करंट, एस्टैब्लिश यूनिट करंट, एस्टैब्लिश यूनिट करंट, है ना? तो R बराबर क्या लिखेंगे? V बटा I, या इसी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो V बराबर IR। ये V क्या है? वोल्टेज माने पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मान लो, यहां ध्यान दो कि सपोज करो कि ये हमारा वायर है, ये वायर है,
और इस वायर में हमने क्या कनेक्ट किया, V वोल्ट का सेल जोड़ लिया। तो ये तो समझाए थे ना कि जितना वोल्टेज यहां दोगे उतना ही वोल्टेज यहां भी होगा, क्योंकि यहां का पोटेंशियल यहां के बराबर हो जाता है और यहां के बराबर। तो जो डिफरेंस है यहां वही डिफरेंस। तो इस वायर के दोनों छोर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है PD, वो है V के बराबर। तो ये V पोटेंशियल डिफरेंस है। I क्या है, I क्या है, करंट जो इसमें गया। तो जब भी किसी वायर का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना हो, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना हो, तो I और इसका रेसिस्टेंस ले लो। और इसी रेसिस्टेंस को हम लोग ऐसे दिखाते हैं सिंबल में। ये रेसिस्टेंस का सिंबल है, ऐसे देखने में ऐसा होता नहीं है, पर यह सिंबल है। हर वायर अपने आप में एक रेसिस्टेंस है, पर दिखाते ऐसे हैं, ऐसे दिखाते हैं उसका सिंबल। तो इसमें करंट I जा रहा है, वोल्टेज यहां V है, तो इसके दोनों छोर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है IR लिखेंगे। या किसी वायर का पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो उसका रेसिस्टेंस V बटा I होगा। या अगर करंट निकालना हो, किसी वायर में करंट निकालना हो, तो क्या करना पड़ेगा, उसके दोनों छोर के बीच का, दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और उसका रेसिस्टेंस चाहिए। किसी वायर के दोनों एंड के बीच का PD पता हो, उसका रेसिस्टेंस पता हो, तो करंट निकल जाएगा। करंट पता हो, रेसिस्टेंस R पता हो, तो दोनों एंड के बीच का PD निकल जाएगा। एक ही फॉर्मूला को कई तरीके से लिख रहे हैं। देखो, ये हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस के बारे में। ए बच्चा लोग इधर देखो, एक होता है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस रो। वो था इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस और ये है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। देखो रो का मेजरमेंट कैसे होता है, ध्यान दो बच्चों। ए लड़का कौन गप कर रहा है रे, भगा देंगे बाहर बस। देखो इधर, सपोज करो कि ये हमारे पास एक वायर है, ये हमारे पास एक वायर है, इसका ये क्रॉस सेक्शन है। ये हमने सेल को कनेक्ट कर दिया और जैसे ही हम वायर को कनेक्ट करते हैं V वोल्ट के सेल को, तो जैसा कि बताया कि इसके अंदर में क्या एस्टैब्लिश होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एस्टैब्लिश हो जाता है। और जब ये कंडक्टर है तो करंट जाने लगता है, और करंट होता है तो करंट डेंसिटी वगैरह भी हो जाता है। अब देखो, मान लो कि वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E है उसका वैल्यू और करंट डेंसिटी J है उसका वैल्यू के रेशियो को बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस रो। तो रो बराबर होता है E बाई J। E क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। और यदि इस वायर का लेंथ L मान लें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को A मान लें, तो याद रखना कि जब V वोल्ट का सेल हम जोड़ते हैं तो उस वायर के अंदर जो फील्ड आता है उसका वोल्टेज दोनों छोर के बीच कितना है बटा लेंथ ऑफ वायर, दोनों एंड के बीच का दूरी। जिस दो एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिए हो, उसी दोनों एंड के बीच जो दूरी है उससे डिवाइड कर देंगे तो वही क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाता है। तो जरा से इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। रो इज इक्वल टू E को क्या लिख सकते हैं, V बटा L, और J को क्या लिख सकते हैं, इसमें जो करंट डेंसिटी है इसको क्या लिख सकते हैं,
I बाई A। तो V बटा I और A बटा L, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू V बटा I, क्या पढ़ाए थे अभी, R, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस R, A बटा L, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो हमने एक रिलेशन निकाल दिया किसके बीच का, रेसिस्टेंस और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का दूसरा नाम भी है बच्चा लोग, इसका दूसरा नाम है रेसिस्टिविटी। क्या नाम है, रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अब देखो यहां ध्यान देने वाली बात यह है, जब भी इस फॉर्मूला को यूज करोगे तो L किधर लोगे, इस फिगर में देखो L क्या है, करंट के पैरेलल लिया गया है, करंट के डायरेक्शन में है ना, करंट इधर है और L भी इधर ही है ना, तो L मेजर करेंगे करंट के पैरेलल, और A कौन सा है, ये वाला है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे होना चाहिए, वो करंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जब भी इस फॉर्मूले को लगाओगे तो ध्यान रहे कि रेसिस्टेंस निकालते समय L मेजर करना है करंट के अलोंग और एरिया मेजर करना है करंट के। बताते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। L है लेंथ, किधर मेजर किया गया है, measured in the direction of current, ठीक है। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कैसे लेना है, तो करंट उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, करंट शुड बी परपेंडिकुलर टू द एरिया। रेसिस्टिविटी, रो इज इक्वल टू क्या पढ़ाए थे, E बाई जे, ठीक है। ध्यान दो बच्चों, जे क्या पढ़ाए थे, I बाई ए। ध्यान देते रहो इधर, I को ड्रिफ्ट स्पीड के टर्म में बताओ, करंट को ड्रिफ्ट स्पीड में बताए थे AVD NE, AVD और A से A कैंसिल हो गया, तो रो इज इक्वल टू हो गया, VD पढ़ाए थे अभी अभी, EE बाई एम टाउ पढ़ाए थे रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में, और NE, E से E खत्म, तो रो बराबर क्या होगा, M बाई NE स्क्वायर टाउ। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, M क्या है, M है, बोलेगा ही नहीं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो फिक्स है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। E भी फिक्स है, उसमें तो सोचना ही क्या है, इतना कोई बोलते हैं। N क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो कल ही पढ़ाए थे कि N होता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल बटा ग्राम एटॉमिक मास इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन्हें पढ़ाए थे। अब एक बात बताओ, ये N के बारे में पढ़ाए थे कि एक मेटल का एक ही होता है, क्योंकि एक मेटल का डेंसिटी एक ही होता है, कॉपर का कुछ और होगा, उसका ग्राम एटॉमिक मास कॉपर का कुछ और होगा, दूसरा मेटल लेंगे कुछ और हो जाएगा। तो ये सब तो फिक्स है। N जो है एक मेटल का एक ही होता है, तो रेसिस्टिविटी एक मेटल का बहुत सारा होगा, जैसे कॉपर का ले लिए वायर, कोई पतला कोई मोटा कोई छोटा, तो सबका रो अलग अलग होगा नहीं, क्योंकि ये N पर डिपेंड कर रहा है और N मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल की डेंसिटी पे, जो एक मटेरियल का एक ही होता है।
इसलिए जिस तरह से डेंसिटी एक मटेरियल का एक होता है, उसका ग्राम एटॉमिक मास एक मटेरियल का एक होता है, उसी प्रकार से रेसिस्टिविटी भी एक मटेरियल का एक ही होगा। कॉपर है तो उसका फिक्स है कि हाँ इतना होगा, उसका जैसा टुकड़ा लेना है ले लो। तो रेसिस्टिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, सिंपल ऑफ मटेरियल नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक ही मटेरियल का अलग अलग तरीके का टुकड़ा लेंगे तो अलग अलग रो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बात समझ रहे हो? तो क्या लिखेंगे, क्या पढ़े हम लोग? बोलेगा ही नहीं कि रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ किसका? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, नॉट ऑफ सैंपल ऑफ मटेरियल। सैंपल ऑफ मटेरियल, एक मटेरियल का एक ही होगा, सैंपल बदलने से, टुकड़ा बदलने से बदलेगा नहीं। इसकी चिंता नहीं करनी है, इनकी एन तो दिया रहता है, एक आधे % प्रॉब्लम में निकालना पड़ता है तो डेंसिटी देता है। तो क्या रेसिस्टेंस भी एक मटेरियल का एक ही होगा? क्या रेसिस्टेंस भी एक मटेरियल का एक ही होगा? क्यों? क्यों नहीं होगा? R बराबर क्या पढ़े थे अभी? रो L बाई A। ध्यान से सुनो बात को, एक कॉपी लाओ। देखो इधर, मान लो कि एक कंडक्टर है, ये कोई मेटल का पीस ऐसा है। अब इसमें बैटरी हम मान लो कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच जोड़ें, प्लस माइनस वायर लेके, ध्यान दो जी। तो अब जब इसका रेसिस्टेंस निकालना होगा, तो चूंकि बैटरी इन दोनों पॉइंट के बीच जुड़ा हुआ है तो करंट ऐसे चलेगा। मान लो पॉजिटिव यहां रखे हैं, नेगेटिव यहां, तो पॉजिटिव से नेगेटिव उठ जाता है ना, तो ऐसे करंट जाएगा। तो लेंथ कैसे लेते हैं करंट के डायरेक्शन में? तो लेंथ ये हो जाएगा, और एरिया ऐसे करंट इन कर रहा है तो ये पतला वाला एरिया हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई जो भी है ये। और रो तो एक मटेरियल का एक ही होता है, तो अभी इसका कुछ रेसिस्टेंस हो जाएगा। अब कोई बच्चा इधर से करंट देता, बैटरी इधर जोड़ देता, तो लेंथ ये हो जाएगा, और एरिया ये हो जाएगा। ऐसे करंट इन करेगा ना तो बदल जाएगा रेसिस्टेंस ना, रो तो वही रहेगा। और कोई ऐसे करंट देता इधर से पास करावे तब, तो लेंथ ये हो जाएगा, एरिया ये हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस एक मटेरियल का एक होता है कि बहुत सारा? बहुत सारा। वो डिपेंड करता है कि करंट आप किस डायरेक्शन में पास करा रहे हैं। इसलिए मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है, किसकी प्रॉपर्टी है? सैंपल की प्रॉपर्टी है। जैसा सैंपल होगा वैसा रेसिस्टेंस होगा। तो क्या लिखेंगे कि रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, किसका प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ सैंपल ऑफ मटेरियल। सैंपल ऑफ मटेरियल, नॉट ऑफ मटेरियल। मतलब क्या हुआ कि अ पर्टिकुलर मटेरियल, अ पार्टिकुलर सैंपल कैन हैव मेनी वैल्यूज ऑफ रेसिस्टेंस। हो सकता है ना, एक ही सैंपल का कई रेसिस्टेंस हो सकता है। तो जब भी रेसिस्टेंस पूछेगा तो तुमको पॉइंट दिया रहेगा कि किन दोनों पॉइंट्स के बीच निकालना है, तो वहीं बैटरी जोड़ोगे, उसी दोनों पॉइंट के बीच बैटरी जोड़ना है। तो आज हम लोग पढ़ रहे थे इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी इनफाइनाइट होगा, क्योंकि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, N0 होता है। तो N0 कर देंगे तो रेसिस्टिविटी क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है ना? और भी कुछ बताऊंगा रेसिस्टिविटी में, टेम्परेचर से रिलेटेड बात हम भूल जाएंगे, याद कर लेना अगले क्लास में कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी, हेडिंग डाल दो।